नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697060089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की लीडिंग वेबसाइट्स हैं जितनी, और जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी अवेल करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो पीडीएफ है इस वीडियो की वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका एड्रेस यहां पर आपको शो हो रहा है। इसके साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर ले। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करिए, क्योंकि यही मोटिवेशन है हमारी पूरी टीम के लिए और ये मेरा विनम्र आपसे आग्रह भी है। और यहाँ पर जो टॉपिक्स देखने जा रहे हैं हम लोग आज, उनमें से जो पहला टॉपिक है ये हमारा चंद्रशेखर आजाद जी और लोकमान्य तिलक जी की बात करेंगे हम यहाँ पर। इनको अभी ट्रिब्यूट दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए यहाँ पर ये चर्चा में आया है। तो जीएस पेपर 1 का पार्ट है ना, नेशनल मूवमेंट के जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है उसके संदर्भ में हम इनको पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इनको, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारा पर यहाँ पर टॉपिक है, ये हमेशा न्यूज में रहता है, वुमेन से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड, है ना, सोशल इशू में जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स है वो हमेशा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एससी एसटी हो गए, है ना, सारी चीजें। तो यहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम्स है वुमेन्स के लिए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में रख सकते हैं, सोशल इशू का पार्ट है आपका। इसके बाद श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करेंगे, बहुत सारे उसमें रीजन है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा जो है वहां पर सब्सिडीज वगैरह दी गई, है ना, ऐसा कुछ हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो उसके पीछे चाइना की जो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है वो भी है ना, और ओवर इन्होंने जो है वहां पर डेप्ट को क्रिएट कर लिया जीडीपी के कंपैरिजन में। तो सारी चीजें देखेंगे लगातार न्यूज में। ये आपका सेकंड पेपर का पार्ट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो भारत के लिए ये एक तरीके से अवसर का क्या है, संदर्भ है। और भारत ने यहाँ पर शुरुआती 6 महीने में जो है आपका 3.8 बिलियन जो डॉलर है उस उतनी जो है अब वहां पर क्या किया है, 3.8 बिलियन का जो है सहयोग भी किया श्रीलंका को। तो देखेंगे यहाँ पर हम इस टॉपिक को, सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके बाद डिजिटल बैंक्स की बात करेंगे। तो नीति आयोग ने बोला है कि भैया डिजिटल बैंक्स को सेटअप किया जाए। अब हमारे यहाँ जो है लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ तो बढ़ ही रहे। अब वो फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो डिजिटल अगर मोड से हम प्रदान करेंगे तो जो आपके जहां पर जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा की पहुंच नहीं भी है वो भी वहां पर उनका भी इंक्लूजन हो सकेगा। तो देखेंगे, नॉर्मल सा टॉपिक है, पेपर 3 का पार्ट है। इसके बाद अंटार्कटिक बिल की बात करेंगे। आपको पता है कि हमारे जो रिसर्च स्टेशन है दो है वहां पर, है ना, मैत्री का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में है कि अंटार्कटिका में किस तरीके से एनवायरमेंट को जो है उसका कंजर्वेशन भी किया जा सके, साथ ही साथ वहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट को भी क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, लेकिन किसी भी तरीके से वहां पे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर ऋणात्मक प्रभाव ना पड़े। तो उसी से रिलेटेड ये आपका बिल है, ठीक है ना। मैड्रिड कन्वेंशन वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो वैश्विक स्तर का जो आपकी संधि, इसको भारत ने भी जो है रेटिफाई किया है, इसको देखेंगे हम लोग। थर्ड पेपर का पार्ट है, एनवायरमेंट के अंतर्गत इसको आप रख सकते हैं। तो पहला टॉपिक जो है इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहां पर बताया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया है, जो हमारे क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे क्या है, ये हमारे हीरोज थे, है ना, चाहे आजाद जी हो चाहे तिलक जी हो, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि उनको श्रद्धांजलि जो है अर्पित की गई। तो अब इनके बारे में जो है कुछ जानकारी दी जा रही है। तो आजाद जी का जो जन्म हुआ था वो एमपी में जो झाबुआ है, झाबुआ में एक भाबरा ग्राम है, वहां पर हुआ था 23 जुलाई 1906 को। एक ब्राह्मण फैमिली में, इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी जी था। इसके बाद जब ये कारावास में जाते हैं, जेल में जाते हैं, है ना, तो वहां पर इन्होंने अपना नाम जो है आजाद रखा।
ठीक है, इस तरीके से इनका नाम जो है आजाद पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के तो ये अलीराजपुर के जो प्रिंसली स्टेट थे उसके अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। झाबुआ के आसपास का क्षेत्र है ये आपका भाभरा। अब यहाँ पर जो है इन्होंने काफी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, आप लोगों को पता भी है। और ये जब बहुत छोटे थे, 15 साल के ही थे, तो पहली बार इनको गिरफ्तार कर लिया गया गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। ठीक, अब इसके बाद जब ये यहां से छूटते हैं तो ये पार्ट बनते हैं किसके, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, जिसको फॉर्म किया था बिस्मिल जी ने। सचिन नाथ सान्याल जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो है इसके क्या बन जाएंगे, इस मूवमेंट में शामिल हो जाएंगे, इस एसोसिएशन में जो है क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। जैसे ही आपका ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा कांड के कारण क्या लेंगे, वहां पर वापस ले लेंगे, है ना, गांधी जी। उसके बाद ये यहां पर शामिल हो जाएंगे, 24 की बात है आपकी। अब ये समझिए कि यहां पर बहुत जल्दी इनकी तरक्की होती है और इनका कद बढ़ता जाता है एसोसिएशन में। किस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और वो उनके जो है एक मुख्य रणनीतिकार के रूप में वहां पर उपस्थित होते हैं, है ना, ठीक है ना। वो वहां पर एक तरीके से मुख्य रणनीतिकार बन जाते हैं, है ना, स्ट्रैटेजीज वही फिर वहां पर बनाएंगे। अब 1925 में जो काकोरी ट्रेन का जो आपका रॉबरी होता है, उसके बाद जो सैंडर्स के जो हत्या की जाती है ना, उसका असैसिनेशन, उसमें ये शामिल रहते हैं, है ना, इनने वहां पर भाग लिया 1925 1928 में। ठीक है, सैंडर्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कि क्या कौन था सैंडर्स, किस कृत्य के कारण उसको ये जो है इस तरीके से उसका असैसिनेशन किया गया। इसके बाद जो आगे चलकर ये संगठन का नाम जब आपके कौन आ जाएंगे, भगत सिंह जी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, HSRA। क्यों, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन हो गया और पूरे विश्व में आप देखेंगे तो सोशलिस्ट एक अप्रोच जो है वो पॉपुलर होती चली जाती है 1920 के दशक के बाद। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आपकी अंतिम क्षण जहां पर इनका इनकाउंटर करने के लिए पूरी की पूरी फौज पहुंची एल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में, लेकिन डर के मारे उनके पास तक नहीं जा रही थी वो। और इन्होंने देखा कि अगर ये अंग्रेज मुझे मार ही देंगे, तो इन्होंने निर्णय लिया कि मैं खुद जो है अपने आप जो है इस दुनिया से जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। और इन्होंने अपनी रिवॉल्वर से खुद को मार लिया वहां पर, जिंदा नहीं पकड़ पाए किनको, इनको, कौन, ब्रिटिश पूरी की पूरी फौज लग गई तो भी, है ना, ठीक है। और 27 फरवरी 1931 को इनका निधन हो गया। इन्होंने जो है वहां पर क्या प्राप्त किया, ये शहीद हो गए। ठीक है, अब ये जो पार्क है आपका एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद का, इसको बाद में इसका नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद पार्क इसका नाम रख दिया गया। अब जब ये आपकी जेल में थे तो इनका मानना था, इनका मत था कि उनका नाम स्वतंत्रता है, आजाद है, निवास स्थान उनका जेल है और पिता का नाम स्वतंत्रता था। ठीक है ना, तो आजाद और स्वतंत्रता, इस तरीके से फ्रीडम और इंडिपेंडेंस दो नाम दिए इन्होंने, है ना। अपना नाम जो है इन्होंने फ्रीडम बताया और पिताजी का नाम अपने इंडिपेंडेंस बताया। ठीक है ना, और अपना आवास जेल बताया, है ना। लक्ष्य जो है उनका आजादी है, सीधी बात है। इस तरीके से इनका नाम आजाद पड़ा। ठीक है, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्कॉलर थे, मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर भी थे, सोशल रिफॉर्मर थे और नेशनलिस्ट तो थे ही, आप लोगों को पता ही है। और इन्होंने ये हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम में एक संदर्भ है, उसमें शुरुआती नेताओं में से एक है ये। और लाल बाल पाल की तिकड़ी आप लोगों को पता होगा, है ना, गरम पंथ जो आप लोग देखते हैं, नरम पंथ और गरम पंथ, है ना, तो उसके अंतर्गत ये आएंगे। गरम पंथ के अंतर्गत लाल बाल पाल तीनों में से एक है ये आपके। ठीक, इसके बाद जो आपकी ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज वगैरह थी, वो हमेशा बोलती थी कि तिलक जी को संज्ञा दी थी उन्होंने फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, क्योंकि ये बात उठा रहे थे बार बार, है ना। मतलब जो आपकी अंग्रेजी सरकार थी उसकी जो आपके लूप होल्स थे उसके बारे में आपको क्रिटिसाइज करते थे, तो वो इस तरीके की संज्ञाएं इनको देते थे। इनका भी जन्म जो है वो ब्राह्मण परिवार में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था 23 जुलाई 1856 को। बताइएगा, रत्नागिरी में क्या मैंग्रोव्स पाए जाते हैं क्या? ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है कि ये पूर्ण स्वराज के क्या थे, पुरजोर समर्थक थे, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, आपने होम रूल लीग के बारे में भी पढ़ा होगा, होम रूल के बारे में भी पढ़ा होगा, एनी बेसेंट तिलक जी का नाम सुना होगा। तो ये संपूर्ण स्वशासन के सबसे मजबूत समर्थकों में से एक थे। इसके बाद हमारे यहाँ जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इस सिद्धांत को अपनाया भी गया, है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये राष्ट्रवादी तो थे ही, क्रांतिकारी थे। इन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपने महत्वपूर्ण भूमिका का, कर्तव्य का निर्वहन किया इन्होंने। इनके घनिष्ठ संबंध थे भारतीय कांग्रेस के, ये आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्सा भी थे, आईएनसी की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, और लाल बाल पाल के संदर्भ में इनका संदर्भ आपको पता ही है, और अरविंद घोष जैसे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे उनसे इनके घनिष्ठ संबंध थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो है शिक्षा की गुणवत्ता को
उन्नयन करने के लिए, मतलब इनका यह मानना था कि जो युवा है जब तक वो शिक्षित नहीं हुए, उनको जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक हमारा देश वास्तविक रूप में स्वतंत्र नहीं हो सकता। और स्वतंत्रता के लिए युवाओं का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी आयाम है। इसलिए इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौते में इन लोगों ने जो है वहां पर इन्होंने और एनी बेसेंट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया था, है ना, 1916 की बात है ये आपकी। ठीक, इसके बाद इन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 वीकली जो है आपके समाचार पत्र शुरू किए। ये फैक्ट याद रखिएगा, मराठा जो इनका जो पेपर था वो इंग्लिश में था, याद रखिएगा, केसरी जो था वो मराठी में था। ठीक, अब यहां पर जो प्रश्न है कि ये तिलक जी का और जो आपका आजाद जी का रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे भारत के, तो उनमें उनकी भूमिका को यहां पर स्पष्ट करना है। इसके बाद जो सेकंड हमारा टॉपिक है ये वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, वुमेन्स के, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इसमें सिर्फ हम स्कीम्स को देख रहे हैं। इन स्कीम्स को लिख के आप अपने पास रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, जब भी हम आंसर लिखते हैं तो वहां पर इनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने जो है आपके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए कई सारी योजनाओं को लागू कर रही है, ये बताया जा रहा है। तो पहला स्वाधार जो गृह स्कीम है, ये आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई भी महिला है ना, अगर उसके पास जो है इस तरीके की समस्याएं, जैसे मान लीजिए कि उससे जबरन कोई वेश्यावृत्ति कराई जा रही है, सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है उसका, है ना, उसको घर से निकाल दिया गया है ना, हिंसा उसके साथ हुई है या मानसिक तनाव में, तो महिलाओं की जो प्राइमरी नीड्स है ना, उनको फुलफिल करने के लिए एक छत के नीचे एक तरीके से ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसा ही है, स्वाधार गृह स्कीम, है ना, ये महिलाओं की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करेगी। इसमें जो है आश्रय दिया जाएगा, शेल्टर की सुविधा है, फूड, क्लोथिंग, काउंसलिंग, क्योंकि मेंटल लेवल पे भी सपोर्ट बहुत जरूरत होती है, वहां पर जरूरत होती है मेंटल, है ना, मानसिक जो है आपके सपोर्ट की। उसके बाद ट्रेनिंग दिया जाएगा उनको, क्लिनिकल लीगल एड भी दिया जाएगा, ताकि पहले तो उनको सुधारा जाए, उसके बाद उनको वापस से ये समाज में जो विकास की मुख्य धारा उसमें शामिल किया जा सके, नॉर्मल लाइफ में उनको शामिल किया जा सके, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, है ना। तो इकोनॉमिकली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए इस तरीके की स्कीम को यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है ना। और इसके अंतर्गत फिर आर्थिक पुनर्वास के लिए इनको स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। दूसरा जो यहां पर लिखा गया होम फॉर विडोज, तो बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर उत्तर प्रदेश में वृंदावन में विधवाओं के लिए एक सुरक्षित और जो आपका सुरक्षित और स्वास्थ्य सेवाओं से जो आपका वहां पर प्रोवाइड करने वाली सारी चीजें उपलब्ध है, इस तरीके का एक सेंटर बनाया गया कि वहां पर पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, कानूनी और जो आपको जो भी उनको काउंसलिंग से रिलेटेड सेवाएं हैं वो प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जो है विधवाओं के लिए एक जो है घर स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। इसके बाद वन स्टॉप सेंटर, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, आप लोगों को पता होगा, ये जो है आपका सखी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये वुमेन्स को क्या करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, जो आपकी डोमेस्टिक वायलेंस से क्या होती है, प्रताड़ित होती हैं, तो उनके लिए ये एक छत के अंतर्गत इंटीग्रेटेड सर्विसेज दी जाएंगी। जैसे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा मेडिकल एड देके, है ना, मान लीजिए उनको किसी तरीके की चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता, वो प्रदान करेंगे, वैधानिक सहायता देंगे, है ना, लीगल काउंसलिंग देंगे, मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल पे उनकी हेल्प किया जाएगी, काउंसलिंग किया जाएगी, सोशल काउंसलिंग किया जाएगा, टेम्परेरी शेल्टर वगैरह भी दिया जाएगा। तो उनके लिए एक तरीके का ये आपका क्या है, वन स्टॉप सेंटर है। अब इसके बाद हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। तो सीधी बात है कि जो भी मिनिस्ट्री है हमारी, WCD जिसको बोलते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर वेलफेयर, है ना, किसके वेलफेयर के लिए है, वुमेन्स और चिल्ड्रन, नाम इससे समझ में आ रहा है। तो ये जो मिनिस्ट्री है इसकी जो भी स्कीम्स है वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए, इनके लिए, तो उसके बारे में अवेयरनेस बताने के लिए जो है ये हब बनाया गया है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, है ना, नॉर्मल से चीजें, जागरूकता को बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण केंद्र वगैरह की स्थापना की गई। इसके बाद जो भी आपकी महिला सशक्तिकरण से या महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई जो योजनाएं हैं, है ना, तो उनको और ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए क्या किया गया है, जो नया मिशन चलाया गया है ना, शक्ति योजना के अंतर्गत, उनके अंतर्गत तीनों टीयर पे, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर भी सेंटर्स बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, सेंटर्स बनाए जाएंगे, ताकि महिलाओं को उन योजनाओं के बारे में जानकारी हो, उनको अपने जो है
अधिकारों के बारे में जागरूकता हो, किस तरीके से अगर उनका शोषण हो तो वो उसके संदर्भ में जो है लाभ ले सकती है इन योजनाओं का, उसके बारे में यहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए इस तरीके के केंद्रों की स्थापना भी की गई। इसके बाद आप लोगों को पता होगा इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, तो ये गरीबी रेखा से नीचे की जो आपके परिवार की महिलाएं हैं, है ना, और जो विधवा है बेचारी, उनके लिए पेंशन योजना है। इनको 300 रुपीज पर मंथ की जो है केंद्रीय सहायता दी जाएगी जब तक इनकी एज 40 से 79 है, और जब इनकी एज 80 ईयर्स की हो जाएगी तब इनको 500 रुपए पर मंथ दी जाएगी। आप एक तरफ से देखेंगे तो ठीक है ये स्कीम, लेकिन दूसरी तरफ से देखेंगे तो महंगाई के संदर्भ में ये क्या ही हेल्प है ना, लेकिन नॉमिनल है, सांकेतिक मान सकते हैं इसको, ठीक है। और वो भी जब हमारे यहाँ जो जीवन प्रत्याशा है वो इतनी कम है, तो आप 80 के बाद उसको 500 कर रहे हैं, तो ये चीजें, अभी आपने अडानी का इतना बड़ा लोन फिर से माफ कर दिया, तो बड़े बड़े लोगों का लोन माफ करते जा रहे हैं आप, गरीबों को जो है वो क्या बोला जाए। अब इसमें आप लोगों को सबको पता है प्रैग्मेटिक चीजें, ये हम आंसर में नहीं लिख सकते, लेकिन जो रियलिटी है इंडिया की वो वास्तविक रूप से अभी जो है वो यही है ना, सत्यता। अब इसके बाद जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है यहाँ पर, उसके बारे में बताया जा रहा है ना, 1995 का, आप लोगों को पता होगा। इसमें सेंट्रल जो है फुल्ली फंडेड करती है, पूरी तरीके से फंडिंग करती है, किसको, जो निराश्रित है आपके, उनको बुनियादी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। पहले यहाँ पर जो भी आपके निराश्रित हैं, जिनको डेस्टिट्यूट बोला जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इसको जो है कौशल विकास के लिए जो है वो क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए स्पेशली उनको ट्रेनिंग देने के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए जो है इनको क्या किया गया है, वहां पर इस तरीके के केंद्र को बनाया गया। स्टैंड अप इंडिया योजना आप लोगों को पता है, महिलाओं के लिए, SC ST के बीच में जो आपकी उद्यमशीलता उसको बढ़ावा देने के लिए लाया गया था 5 अप्रैल 2016। रिवीजन है हमारे लिए, हमने सारी चीजें यहाँ पर पढ़ रखा। अब मनरेगा की बात करेंगे, 2005 वाला जो एक्ट है आपका, तो इसमें जो है आपका रोजगार तो सबको दिया ही जाएगा, है ना, जो आपके कहीं रोजगाररत नहीं है, लेकिन इसमें भी मैंडेटरी बनाया गया है कि जितने रोजगार आप प्रोवाइड करेंगे उसमें से कम एटलीस्ट 1/3 जो होगी जॉब्स, वो किसको देंगे आप, वुमेन्स को देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो आपकी योजना लॉन्च की गई है, इसमें जो आपके एल्डरली पीपल है और जो आपके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो किसी और पेंशन स्कीम के अंतर्गत जिनको सहायता नहीं दी जा रही है, तो उनको यहाँ पर पेंशन की सुविधा दी गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आप लोगों को पता होगा कि अपने स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है वहां पर क्या करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए इसको, कि कोई भी व्यक्ति अपना जो है कोई यूनिट लगा सके, है ना। तो इसमें जो है बिना कोलैटरल के लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक का। अब ये पेपर्स पे है, अगर आप जाएंगे बैंक वगैरह में तो लोग वहां पर पैसे ले लेते हैं, जो वहां पर बैठे हुए हैं कर्मचारी, ये असलियत है ना, कि ये पेपर में आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं और यथार्थ में अगर उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा, इसीलिए स्थिति खराब है यहां पर, ठीक है। अब किसी भी, ये जो लाया गया है योजना किस लिए लाया गया है कि 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। MSME से रिलेटेड कोई भी आपको अगर वहां पर यूनिट जो है आपको क्या करना है, वहां पर स्टैब्लिश करना है, या जो अपना आपका रोजगार है उसको आगे की ओर बढ़ाना है, बिजनेस एक्टिविटीज को, तो उसके लिए है 10 लाख रुपए तक का लोन। अब इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, आप लोगों को पता है कि 2022 तक जो है वो सब लोगों को आवास प्रदान करना था, जिनके पास कच्चे घर थे उनको पक्के घर बनवाना था, देना था, है ना। तो इसमें जो है आपके वल्नरेबल ग्रुप्स में जैसे महिलाएं हैं, विधवा वगैरह हैं, परित्यक्त लोग हैं, बेसहारा लोग जो है, जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, तो अर्बन एरियाज में जो वीकर सेक्शन है आपका इकोनॉमिकली ग्राउंड पर, है ना, इकोनॉमिक्स के ग्राउंड पर, मतलब आर्थिक आधार पर जो कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्या है, उनको भी आवास की सुविधा प्रदान किया जाएगा, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। अब यहां पर नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना, तो ये जो आपकी सपोर्ट करना है SC ST की जो वुमेन्स है, आपकी सिंगल वुमेन्स है, विडोज है ना, तो उनको जो है आपकी आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए, मान लीजिए कोई वो आपका कोई यूनिट लगाना चाहती हैं या अपनी बिजनेस को रन करना चाहती हैं, मतलब कुछ भी जो वो ऐसा काम करना चाह रही है जिससे उनको आय का क्या हो, प्राप्ति हो, आय सृजन हो, तो उसके लिए जो है ये योजना लाई गई है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने जो भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं हैं उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की जो सुविधाएं हैं उसको स्टार्ट किया है, बिल्कुल ठीक बात है ये। तो कहने का मतलब क्या कि ये सब योजनाएं हैं, आप लोगों को एक बार देख लेना है इसको और इसको लिख के रखना है, हमको हेडिंग लिखना है, मेन चीजें जो भी भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार के इनिशिएटिव्स है उनकी व्याख्या करना है।
है ना, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा उसको। इसके बाद श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसके बारे में बताया जा रहा है ना, नॉर्मल सी चीज है। वहां पर देखा जा रहा है कि अगर वहां रिजीम चेंज होता है ना, और जैसे राष्ट्रपति जो हैं वहां के चेंज होते हैं और जो भारत की नीतियों से समर्थन रखते हैं, अगर इस तरीके के राष्ट्रपति का चयन होता है, उस तरीके की सरकार बनती है, तो उसमें जो है भारत के लिए क्या हो जाएगा, वो आपका लाभप्रद हो जाएगा। ये नॉर्मल से चीज यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये प्रेजेंट स्टेटस देखना श्रीलंका की इकोनॉमी का, तो स्थिति बड़ी खराब है। फॉरेक्स रिजर्व जो है उसका बहुत कम हो गया है, $2.3 बिलियन हो गया है अभी, है ना, जो उसके 1 मंथ के इंपोर्ट को के लिए बस सफिशियंट है, मतलब 1 महीने तक वो अपने आयात की पूर्ति उससे कर सकता है, उसके अलावा नहीं। ठीक, उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो फॉरेन रिजर्व क्राइसिस है, इसके कारण क्या हो गया कि भैया वैसे भी क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इनको जो है फ्यूल का शॉर्टेज का क्या करना पड़ रहा है, वहां पर सामना करना पड़ रहा है। तो डेली जो है वहां पर पावर कट हो रहा है, बिजली की कटौती हो रही है, जो जहां पर खाने वाने की दुकानें हैं, दवाओं की दुकान है, वहां पर बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, बहुत लंबी लंबी क्यूज लगी हुई है लोगों की ग्रोसरी स्टोर में, मतलब जो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चीजें हैं वो भी जो है आपकी, उसके लिए भी बहुत लंबी लाइनें और उसकी भी शॉर्टेज वगैरह हो गई है वहां पर। ठीक है, अब फॉरेक्स रिजर्व में अगर डिक्लाइन हो गया, ये बहुत ज्यादा कम हो गया, तो जो इसेंशियल इंपोर्ट है जैसे फूड है, फ्यूल है, मेडिसिन, तो उसको ये कर नहीं पा रहे, इसी के लिए तो वहां पर इनकी आपूर्ति जो है वो क्या हो रही है, बाधित हो रही है। ठीक, इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है जो पब्लिक यहां पर डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है श्रीलंका में 119%। इसका मतलब यह कि श्रीलंका ने जो उधार लिया है वो अपनी रीपेइंग कैपेसिटी से ज्यादा ले लिया है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसके बहुत सारे जो एक्सटर्नल लोन्स हैं उसमें से मेनली एडीबी से लिया है इसने, जापान से, चाइना से, इंडिया से। श्रीलंका ने $2.3 बिलियन जो है इसके रिजर्व में है और इसको एक्सटर्नल लोन पे करने के लिए अभी $4 बिलियन चाहिए। इस वर्ष की बात कर रहे हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर की। अब श्रीलंका में जो संकट का कारण, उसके बहुत सारे कारण है। पहली चीज तो ये कि ये इंपोर्ट बिल इसका ज्यादा था, है ना, और एक्सपोर्ट जो है ये विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट जो है वो कम करते थे, पहली चीज। तो इससे फॉरेन जो आपका रिजर्व होता है उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा कमी होगी। जो आउटफ्लो होगा आपका किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, वो ज्यादा होगा, है ना। अब ये समझिएगा कि इनमें जो विदेशी मुद्रा की, इनको जो आपकी आय के अंतर्गत इनको आय मान लीजिए, या जो विदेशी मुद्रा का अर्जन होता था इनके यहाँ, या इनकी इकोनॉमी में, जीडीपी में जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था टूरिज्म सेक्टर का था और रेमिटेंस का था, ठीक है। लेकिन ये समझिए कि जब कोविड-19 आया, रशिया यूक्रेन वाला क्राइसिस आया, तो यहां पर क्या हो गया कि टूरिज्म पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ा। उसके अलावा एक घटना भी हुई थी, ईस्टर आपकी बॉम्बिंग अटैक्स 2017 में, उसके कारण भी जो वहां पर लोग जाते थे टूरिस्ट, उनको क्या लगा कि उनके मन में एक क्या आया, संशय आया कि भैया ये सेफेस्ट प्लेस नहीं है, ये सेफ प्लेस नहीं है, तो हम नहीं जा सकते। तो इस तरीके से भी वहां की जीडीपी पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है ना। ये सभी फैक्टर्स ने मिलकर वहां पर क्या दिया है, अपना योगदान दिया है। इसके बाद आप देखेंगे कोविड-19 के कारण इसका जो एक्सपोर्ट था, जैसे चाय है, रबड़ है, मसाला है, कपड़े है, तो उसमें भी गिरावट देखी गई। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण जो पर्यटक वहां से आते थे, लगभग 25% जो पर्यटन थे वो यहां आते थे श्रीलंका में, तो टूरिज्म सेक्टर में वहां पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है उनमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई, तो उसके कारण तो पूरा विश्व भी समस्या का सामना कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि श्रीलंका का जो एक्सपोर्ट था, जैसे चाय का रशिया को, यूक्रेन को, तो वो भी जो है आपका कम हुआ, क्योंकि वहां से भी बहुत सारा रेवेन्यू उनको आता था और वो कम हो गया। इसके बाद आप देखेंगे श्रीलंका जो इंपोर्ट करता था 45% अपने जो वीट की टोटल उसको नीड होती वीट की, तो उसमें वो कहां से करता था, रशिया यूक्रेन से, तो उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा, है ना। हाफ जितनी उसकी जरूरत है उसमें से लगभग 50% सोयाबीन, सनफ्लावर, पीज हो गया आपका, है ना। तो ये सब जो आपका मटर हो गया, तो ये सब जो आपका एस्बेस्टॉस है, तो इसका आयात भी रूस और यूक्रेन से करता था, तो उस पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी तो जो है वो संदर्भित ही है, हम्बन टोटा वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके कारण भी इसके ऊपर बहुत सारा उधार हो गया। अब 2016 में श्रीलंका ने आईएमएफ से 1.5 जो आपका बिलियन डॉलर है इतना लोन लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इतना लोन लिया। तो आईएमएफ जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो वो लोन देती है, तो कोई ना कोई कंडीशन लगाती है। तो उसने वहां पर एक कंडीशन लगाई कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है, जिसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं, तो बोला गया कि 2020 तक जो है 3.5% तक कम किया जाना चाहिए, ताकि आपका आर्थिक विकास समुचित रूप से हो सके।
है ना। तो जो उनकी साइक्लिक एक फेज में जो प्रतिचक्री राजकोषीय नीति को जो अपनाना था उस सरकार को, उसकी क्षमता को भी उसने गंभीर रूप से लिमिटेड कर दिया, सीमित कर दिया। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है, इसमें बिल्कुल उलझना नहीं है। इसके बाद टैक्स रेट्स में बहुत ज्यादा रिडक्शन किया, वहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी गई। हमारे यहाँ भी होता है ना, जैसे चुनाव आता है, साइकिल ले लो, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, चलो ईडब्ल्यूएस ले लो, तो हम लोग भी बटे हुए, अलग अलग आदमी को फायदा मिल गया, हम किनारे से चुप हो गए, है ना। अगर सभी लोग खड़े हो गए, लोगों का तंत्र है, लोग अगर जागरूक हो जाए और आगे आ जाए ना, तो कोई भी सरकार इस तरीके का काम नहीं कर सकती जैसा कि अभी हमारे यहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ बात विकास की नहीं हो रही, हमारे यहाँ बात को वहां पर जाति व्यवस्था में उलझा के रखे हैं, सांस्कृतिक संदर्भ में रखे हैं। इससे मतलब नहीं कि आर्थिक विकास क्या होगा, है ना। आप क्यों माफ कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों का कर्जा जो है, आप ऐसे माफ कर रहे हैं, फिर चुनाव आएगा तो फिर आप स्कीम निकाल देना कि भैया इतने इतने लोगों का लोन वेवर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो वो नॉर्मल सी चीजें, हम भी उसी राह में हैं। अगर हमारी स्थिति सुधरी नहीं तो हम ऐसे ही जो है श्रीलंका जैसी स्थिति भारत की भी हो सकती है, ठीक है ना। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, और जब तक यहां पर कम्युनल जो आपका एंगल है, सांप्रदायिकता का, जातिगत जो आपकी घृणा है ना, जातिगत जो हिंसा है जाति व्यवस्था के अंतर्गत, उसका जब तक यूज करना ये पॉलिटिशियंस बंद नहीं करेंगे, देश का जो विकास है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है, उस पर हमेशा ऋणात्मक प्रभाव बढ़ना है। और जो समाज की सौहार्दता है, हार्मनी है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि श्रीलंका के संदर्भ में ये भी बात बताई जा रही है कि उसने जो फर्टिलाइजर्स वगैरह थी उसके इंपोर्ट पर बैन कर दिया, है ना। उसमें कई सारे जो है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो वहां पर खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई। क्यों? क्योंकि वो जो है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बनना चाह रहा था। इसके बाद इसकी जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है, सीधी बात है वो तो कम होगी ही, है ना। अगर वो कम होगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक वहां पर निवेश करने जाते हैं, उनका विश्वास भी तो देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कम हो जाएगा, तो वो इन्वेस्टर वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब भारत के लिए अवसर क्या है? तो सीधी बात है कि भैया उसका झुकाव जो है चाइना की तरफ आप देख रहे थे कि ज्यादा था, तो अब यहां पर हमने सबसे पहले वहां पर रिस्पॉन्ड भी किया, उसको जो है हेल्प भी की है ना। श्रीलंका को संकट के समय में जो है सहायता दी है। तो यहां पर जो है भारत अपने जो नेबरहुड की पॉलिसी है ना, पड़ोसी पहले की जो हमारी नीति है, उसको मूर्त रूप में हम यहां पर क्या कर सकते हैं, उसका दोहन कर सकते हैं। श्रीलंका को जो है हम जो है अपने फेवर में ला सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका पहला 6 महीना रहा है अभी 2022 का, इसमें भारत ने $3.8 बिलियन की हेल्प की है श्रीलंका को, लोन, स्वैप्स और ग्रांट्स के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था स्टेबलाइज हो जाएगी, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, अपने जो है विकास संबंधी परियोजनाएं वहां पर लगा सकते हैं, है ना। अपने रिलेशंस को और ज्यादा वहां पर क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, है ना, ठीक है। सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में हम उसका जो है दोहन कर सकते हैं, ठीक। और ये हमारी नेबरहुड पॉलिसी की प्राथमिकता में से भी एक है, ठीक है। अब ये आप देखेंगे कि अभी जो इंडिया की इमेज है, ठीक है ना, साउथ एशिया में, तो वो भी आपकी क्या होगी, सशक्त होगी। भारत की जो स्थिति है, भारत की जो छवि है, वो कैसी हो जाएगी कि साउथ एशिया में अगर कोई भी क्राइसिस होता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाली कंट्री के रूप में हमारा भारत देश है, जो हमेशा मानवीय आयाम पर जो है वहां पर सहायता प्रदान करता है। और जो एक बिग ब्रदर वाली इमेज हमेशा श्रीलंका और श्रीलंका के लोग बोलते हैं कि बड़े भाई वाली जो आपकी एक इमेज है, उससे भी हम बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि जो ये माइंडसेट है वो आपका पॉजिटिव एक जो है एटीट्यूड डेवलप करेगा श्रीलंकन पीपल्स में भी, है ना। भारत की एक पॉजिटिव इमेज को कि भैया सिर्फ ये बड़े भाई बनने की बात नहीं करते, जब हम समस्या में थे तो हमको यहाँ पर इन्होंने सहयोग भी किया। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही इसका फायदा ये होगा भारत के लिए कि जैसे इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी तो हम वहां पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, है ना। रीजनल इंटीग्रेशन और जो है वहां पर हार्मनी वगैरह भी बना पाएंगे, ताकि जो ये आप तमिल वाला भी जो मुद्दा देखते हैं, है ना, उसको उस पे भी हम क्या कर पाएंगे, उसको भी शॉर्ट आउट कर पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो चाइनीज प्रोजेक्ट हैं श्रीलंका में, ठीक है, जैसे बहुत सारी चीनी परियोजनाएं वहां पर चल रही हैं, है ना। तो भारत के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहां पर जैसे हम उसको हेल्प कर रहे हैं, तो किसी जो आयाम पर हम क्या कर पाएंगे, चाइना को वहां पर क्या कर पाएंगे, फिर बैलेंस ऑफ पावर की बात आ जाएगी, शक्ति संतुलन की बात आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो है हम वहां पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना।
मित्र देशों के साथ जो है चीन पर लाभ प्राप्त करने का अवसर है, जैसे यूएसए हो गया, जापान है, यूरोपीय संघ है। तो यहाँ पर आप सीधे देखिए कि चाइना को हम प्रति संतुलित कर सकते हैं श्रीलंका में, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है और उसका झुकाव अगर चाइना की तरफ ज्यादा होगा तो हमारे लिए वो ऋणात्मक प्रभाव डालेगा। अब क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए पूछा जा रहा है, तो सीधी बात है कि जो भी इकोनॉमिक एड यहाँ पर भारत प्रोवाइड कर रहा है पड़ोसी देशों को क्राइसिस के दौरान, है ना, क्यों क्यों कर रहा है, ताकि वहां पर पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो इस स्टेटमेंट पे जो है आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा, डिजिटल बैंक है। अब यहाँ पर नीति आयोग ने रिलीज किया है एक रिपोर्ट, डिजिटल बैंक एंड प्रपोजेस अ लाइसेंस एंड रेगुलेटरी, जो आपके रजीम है इंडिया के लिए। सीधी बात है कि डिजिटल बैंक लाना है तो उनके लिए जो है एक लाइसेंस और नियामक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है, तभी तो उनको जो है वहां पर इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। तो मेथोडोलॉजी जो है लाइसेंस देने की, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है आपको उसको स्टैब्लिश करने के लिए, तो उसमें जो है यहाँ पर बताया गया है, 4 वहां पर फैक्टर्स बताए गए हैं, है ना, डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स के माध्यम से, और बताया गया है इन्हीं के माध्यम से किया जाएगा। जैसे पहला एंट्री बैरियर्स, दूसरा कंपटीशन, तीसरा बिजनेस रिस्ट्रिक्शन और चौथा टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है ना। ये 4 कारक इसमें शामिल हैं, ये जो सूचकांक है इसलिए बनाया गया है। अब ठीक है, अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो ये 4 कारक है तो कहां से, तो वैश्विक मानकों के संदर्भ में लिया गया है, जैसे सिंगापुर, हांगकांग है, यूके है, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, है ना, वहां से जो आपके स्टैंडर्ड्स है उनके आधार पर हमने इसको रेडी किया है। अब डिजिटल बैंक है क्या, तो सीधी बात है, इसको डिफाइन किया जाएगा अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत जो है आपका, तभी तो ये बैंकिंग की जो सर्विसेज है, जो भी बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कर पाएगा, क्योंकि इसको रेगुलेट किया जाएगा जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, ठीक है। उसी के अंतर्गत इसकी अपनी बैलेंस शीट होगी और लीगल एग्जिस्टेंस होगा इसका, ठीक है, लीगल ग्राउंड यहां से मिल जाएगा इसको। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ये आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना, ये डिफरेंट होगा। इसको जो सेटअप किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है डिफरेंट, ये बैंकिंग यूनिट्स के रूप में, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के रूप में, ताकि ये पुश कर सके डिजिटल पेमेंट्स को, फिनटेक इनोवेशंस को बैंकिंग सिस्टम में, जो आपके अंडर सर्व्ड एरियाज है, मतलब जहां तक बैंकिंग सुविधाओं का अभी पहुंच नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये जो डिजिटल बैंक है वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी आपके मौजूदा कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्हीं के समान ये भी आपके क्या कर सकेंगे, काम कर सकेंगे, ठीक है। अब ये जो की फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की, नीति आयोग ने बताया है कि डिजिटल बैंक को आप जो है सेटअप करिए, उसके लिए लाइसेंस और रेगुलेटरी का जो भी रेगुलेशंस का जो फ्रेमवर्क है वो आप बना के उसको इंप्लीमेंट करके और इसको जो है वहां पर क्या करिए, इसको लागू करिए, इसको सेटअप करिए, ठीक है। और यहां पर फोकस इसमें किया जाएगा जो कि सभी को जो है एक तरीके से समान एक क्या मिले, स्तर मिले कंपटीशन का, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पर देना है कॉम्पिटिटर्स को भी और इनकमेंट्स को भी, ठीक है ना, मतलब जो पदधारी हैं और जो प्रतिस्पर्धी उनको समान अवसर प्रदान करना है, ठीक है ना। मध्यस्थता से बचने पर ध्यान दिया जाएगा, नियामक और नीतिगत मध्यस्थता जो है उससे बचने पर ध्यान दिया जाएगा। नॉर्मल से पॉइंट है, ये रटना नहीं है, इस पे कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा कि डिजिटल बैंक पर आप जो है वो 2 शब्द लिख दीजिए। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि अब हमारे यहाँ भारत में बिहेवियरल चेंज आए, जैसे जनधन, आधार, मोबाइल त्रयी जो है ये सब जो स्टार्ट किया गया, तो इसके कारण क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हुआ है ना, और उसमें हमने किसको यूज किया, डिजिटल डोमेन को यूज किया है। तो जो डिजिटलाइजेशन है उसको हमने अडॉप्ट भी किया। हमारे यहाँ कई सारे लोग जो है अब लगातार यूपीआई का यूज कर रहे हैं, गूगल पे हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या कि हमारी आदत बनी कब से, डिमोनेटाइजेशन के बाद से, कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ लगातार बना है। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि इसको जो है अब हम भुना सकते हैं, इस क्षेत्र में जो है आपको अच्छा जो है अनुभव है और अब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं डिजिटल बैंकिंग से। जो अंडर सर्व्ड आपके एरियाज है जहां पर बैंकिंग सर्विसेज की पहुंच नहीं है, हम उनको भी कवर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इससे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो हमारा एम है उसको हम रियलिटी के ग्राउंड पे क्या कर सकेंगे, उसको इंश्योर कर पाएंगे। अब इसके बाद यहां पर बताया गया कि लगातार हमारे यहाँ यूपीआई वगैरह से ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, रिकॉर्ड यहां पर कायम किया गया कि 4.2 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जिसकी पर 7.7 ट्रिलियन है अक्टूबर 2021 में। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि मेनली जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो भी अप्रोच हमने अपनाया उसके लिए बहुत सारी योजनाएं, जैसे डीबीटी है, ठीक है, पीएम किसान है आपका, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है पीएम स्वनिधि के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, है ना। तो ये क्या है,
अगर डिजिटल बैंक रहेंगे तो वो भी इस क्षेत्र में अपने जो योगदान को वहां पर सुनिश्चित करेंगे और हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ बिहेवियरल चेंज आया, ये सब एग्जांपल से बता रहे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो क्रेडिट का पेनिट्रेशन है ना, वो अभी भी हमारी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी, उसके लिए एक स्पेसिफिक चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। स्पेशली किन के लिए, जो एमएसएमई आपके क्या है सेक्टर है, जबकि एमएसएमई का जो आपका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 30% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, एक्सपोर्ट में आप समझ लीजिए कि एमएसएमई जो है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 40% है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, लेकिन उपेक्षित है। यहां पर सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन हमारे यहां जो इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है जैसे आईटी वगैरह, तो वो आपका कहती है कैपिटल इंटेंसिव है और ये आपकी लेबर इंटेंसिव है। पर यहां पर लोग जो है आपके कैपिटल क्रंच की वजह से स्टैब्लिश नहीं कर पाते अपनी यूनिट को, और फिर मान लीजिए स्टैब्लिश भी हो गई तो फंड की कमी के कारण उसको जो है अप टू द मार्क लेवल पे जो है उसका मोबिलाइजेशन, उसका दोहन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो है ये पॉलिसी के अंतर्गत हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारी जो पॉलिसीज है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये फायदेमंद होगा आपका, है ना। ये सब चीजें बताई जा रही, नॉर्मल सी चीजें। इसके बाद आगे का रास्ता क्या है, तो सीधी बात है कि यहां पर रिस्ट्रिक्टेड डिजिटल बैंक लाइसेंस को यहां पर जारी किया जाएगा, है ना। एप्लीकेंट जो भी आपके वहां पर एलिजिबल होंगे उनको, ठीक है, और उनको जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके संदर्भ में उनको वहां पर क्या दिया जाएगा, सीमित रूप से उनको जो है लाइसेंस वगैरह दिया जाएगा, जारी किया जाएगा। कुल मिला के ये कि चेक एंड बैलेंस की सुविधा, रिव्यू की सुविधा, उसके साथ वहां पर लाइसेंस वगैरह दिया जाए। उसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा जो आपका अधिनियमित मतलब आरबीआई वहां पर देखिए जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसमें हमारी रेगुलेटरी बॉडी कौन है, आरबीआई है, ठीक है। तो वो वहां पर जो है एनलिस्टमेंट कर सकती है, लाइसेंस धारियों का नामांकन कर सकती है, ये भी रिव्यू वाला आपका एक डोमेन है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो फुल स्केल डिजिटल बैंक लाइसेंस है ना, उनको प्रदान करना, लेकिन फिर वही है कि उनकी जो आपका रिस्क असेसमेंट है उसको देख के, ठीक है, फिर वहां पर जो है आपके जो भी कार्य हो रहा है वो न्यूट्रल हो रहा है, वहां पर कोई करप्शन तो नहीं है, कोई लूप होल तो नहीं है, वो जो है यहाँ पर एक संदर्भ है, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि लाइसेंस जारी करें और वो भी इस संदर्भ में कि भैया उनका परफॉर्मेंस कैसा है, समय समय पर देखते रहे। अब ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि गरीबी उन्मूलन और समाज के दलित वर्ग के आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन मदद कर सकता है और डिजिटल बैंकिंग उस दिशा में एक और अगला कदम है, इसका समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। अब देखिए डिजिटली अगर कोई भी चीज आएगी तो हमारे पास जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर सिक्योरिटी का जो एक डोमेन है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको याद रखिएगा। हमारे सिलेबस में जो है मेन टॉपिक भी है थर्ड पेपर में और हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है वो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंटार्कटिक बिल से रिलेटेड है, यहाँ पर लोकसभा ने पास किया अभी इस बिल को, तो अंटार्कटिक ट्रीटी देख लेते हैं। ये आपका अस्तित्व में आई थी 23 जून 1961 को, इसको हस्ताक्षरित किया गया कहां, वाशिंगटन में 1 दिसंबर 1959 को, फिर उसके बाद रेटिफाई किया 12 देशों ने, ठीक है। ये ट्रीटी कवर करती है आपका किसको, जो आपका दक्षिण वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक बोलते हैं, आर्कटिक जो है उत्तर वाले, है ना, पोलर रीजन की बात कर रहे हैं हम। तो 60 डिग्री लैटिट्यूड जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, 60 डिग्री अक्षांश के दक्षिण के क्षेत्र को ये कवर करती है ये संधि, ठीक। अब ये जो है आपका क्यों बनाई गई थी, ये संधि क्यों लाई गई थी, तो इसका पर्पस सिर्फ ये है कि अंटार्कटिक का जो आपका यूज है, उसका जो उपयोग है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए होना चाहिए। वहां पर कोई मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा, वहां पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा, वहां पर कोई आर्मामेंट जैसे मान लीजिए कि कोई हथियार वगैरह उसकी टेस्टिंग वगैरह नहीं होगी, तो उसके शांतिपूर्ण जो है उपयोग की बात किया जा रहा है, जैसे वहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट वगैरह किया जाता है। अब वहां पर कोई भी कंट्री जो है भैया अपनी संप्रभुता वगैरह वहां पर उसका दावा नहीं कर सकती कि हमारा है, वहां पर क्लेम नहीं कर सकती सोवरेनिटी का, सिर्फ वहां पर अपने रिसर्च स्टेशन वगैरह सेटअप कर सकती, वहां पर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेगी, रेडियो एक्टिव जो वेस्टेज वगैरह होगा उसका डिस्पोज नहीं करेगी, उसको डिस्पोज नहीं करेगी वहां पर, ठीक है ना। तो ये सब जो है वहां पर संदर्भ बनाए गए थे इसके अंतर्गत, है ना, इस संधि के अंतर्गत, और देशों को जो है संधि के प्रावधानों का पालन करना चाहिए, उसके लिए उचित प्रयास करना चाहिए। अंटार्कटिक जो है वो पृथ्वी में क्या है, सदर्न मोस्ट कंटिनेंट है, 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट है ये आपका। भारत ने इसको जो है ऑफिशियली साइन किया अंटार्कटिक ट्रीटी को 1983 में, है ना, और इसके बाद हमने वहां पर 2 रिसर्च स्टेशन भी स्टैब्लिश किए। 1989 में कमीशन किया था मैत्री को, है ना, जो आपका क्या है किस हिल्स में था, तो शिरमाकर हिल्स में था। उसके बाद भारती का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा 2012 में, जो लार्सेमन हिल्स में जो स्थापित किया गया है ना। तो पोलर रीजन्स में भी जो है हमारे रिसर्च स्टेशन हैं और हम विश्व के उन एलीट देशों के ग्रुप में शामिल हो गए, है ना, जहां जिनके अपने रिसर्च स्टेशन पोलर रीजन्स पे हैं,
ठीक, अब यहां पर आप समझिएगा कि जो हमारा ये कार्यक्रम है, भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा है, उसके नियंत्रण में है, उसके सुपरविजन में ये हमारा एक क्या है, प्रोग्राम है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम भी और मल्टी डिसिप्लिनरी भी है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो बिल है इसमें क्या बताया गया, तो सीधी बात है कि जो इस संधि के प्रावधान है उनको प्रभावी बनाना और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में काम करना है ना। और वहां पर जो भी आपका काम हो रहा है अंटार्कटिका, मान लीजिए अंटार्कटिक में जैसे अवैध खनन है, प्रदूषण, जो भी वहां की पारिस्थितिकी तंत्र पर, वहां के पर्यावरण संरक्षण पर जो ऋणात्मक प्रभाव डाल रहा है, वैसी गतिविधियों को रोकना है। और ये जो है, अब अगर हमारी संसद इसको लागू की है तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने अपनी संसद से इसको लागू किया है तो हमारे सभी लोगों के ऊपर, चाहे हमारा नागरिक हो, है ना, चाहे हमारा नागरिक विदेश में हो या भारत में कोई रजिस्टर्ड कंपनी हो या भारत के बाहर भारत की कोई कंपनी हो, जहाज हो, विमान, तो सबके लिए ये आपका लागू होगा। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि विधेयक का जो उद्देश्य वो क्या है, तो अंटार्कटिका के संदर्भ में जो पर्यावरण है और उससे संदर्भित जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी संरक्षण के लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर इस उपाय को क्या किया है, लागू किया है। ठीक है, अब ये जो है बिल का उद्देश्य ये है कि वहां पर कोई जो है मिलिट्री, जो आपका मिलिट्री वगैरह वहां पर ना किया जाए, सैन्यीकरण ना किया जाए, मिलिटराइजेशन ना किया जाए, है ना, मिलिटराइजेशन ना किया जाए। तो कहने का मतलब ये असैन्यीकरण सुनिश्चित करना, क्षेत्र में शांति जो है बहाल करना, इस तरीके की चीजें जो हमने वहां पर ट्रीटी में देखा, उसी सब चीजों को यहाँ पर क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करना है वहां पर। जो भी मैड्रिड प्रोटोकॉल है पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है, अंटार्कटिक संधि और अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर भी संधि है, उसी के ये अलाइनमेंट में हमने ये बिल लाया है। ठीक है, और ये जो है सतत विकास को सुनिश्चित करेगा और उस संदर्भ में भारत का जो आपकी छवि है उसको भी सुधारेगा और हमारी जो रुचि और सक्रिय भागीदारी है उसको भी फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो आपका सहयोग है ना, जो पोलर रीजन है उसमें भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाने में मदद करेगा ये, और इससे जो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक क्षेत्र में जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट, वहां पर भी सहयोग मिलेगा, कॉपरेशन मिलेगा। ठीक है ना। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि विधेयक में जो है ये बताया गया है कि हमने ये प्रस्ताव रखा है कि इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी जो है आपका, वो वहां पर सेटअप किया जाए, है ना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत अंटार्कटिक प्राधिकरण स्थापित करने की बात की गई है। और बोला गया है कि ये एक ऐसा प्राधिकरण बनाया जाएगा जो अपेक्स बॉडी होगा किसी भी डिसीजन को वहां पर लेने के लिए, है ना। जो विधेयक के अंतर्गत मान लीजिए कोई कार्यक्रम है, गतिविधियां हैं, तो उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, उस संदर्भ में कोई निर्णय लेना है, तो उसके लिए आपकी अपेक्स बॉडी होगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि उल्लंघन करने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा इन आयामों का, इन प्रावधानों का, तो उसको दंडित भी किया जा सकता है। अब जो भी इस बिल के मेन प्रोविजन है और सिग्निफिकेंस है उसको अपने को यहां पर लिख के बताना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि इसको लाया कब गया, है ना, संसद में, तो ये संसद ने इसको 1985 में 1985 में राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के दौरान 10वीं अनुसूची के रूप में इसको जोड़ा गया था। बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये कौन सा आपका अमेंडमेंट है, तो जो 10th शेड्यूल है उसको ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट से, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट है यहां पर वो बताया जा रहा है ना, जो एंटी डिफेक्शन लॉ से ही रिलेटेड है। 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003, वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। चौथा ये कि यहां पर जो डिसीजन होता है डिस्क्वालिफिकेशन का, है ना, तो उसको कौन लेता है, तो सदन के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है और उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सही पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि सेरोटोनिन जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है, जो हेल्प करता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक नर्व सेल से अनदर सेल पे कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब तंत्रिका तंत्र में जो कोशिका है, तंत्रिका कोशिका होती है हमारी, तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जो सिग्नल्स होते हैं, जो न्यूरॉन से एक तरफ से दूसरी तरफ आपके क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो उन संकेतों को संचालित करने में ये आपका मदद करता है, जिसका नाम सेरोटोनिन है। और ये जो है आपका रेगुलेट करता है मूड, स्लीप, एपेटाइट और भी जो हमारी डेली फंक्शनिंग के जो डोमेन है उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही बताना था, तो इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट, सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।